हेलो एवरीवन। कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोमेट्री और कैलोरीमेट्री पढ़ने के बाद अब हम लोग को शुरुआत करनी है एक नए कॉन्सेप्ट की, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन यानी अगर हम किसी भी मैटर को हीट सप्लाई करते हैं तो उस मैटर की लेंथ, उस सब्सटेंस की लेंथ, वॉल्यूम और एरिया में चेंजेस हो सकते हैं। ये चेंजेस किस वजह से होते हैं, ये चेंजेस किस तरीके से होते हैं, इन पर बेस्ड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किस तरह की रहेंगी, उन सब चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है अंडर द हेडिंग थर्मल एक्सपेंशन। तो पहले इसकी डेफिनेशन से शुरुआत करी जाए। व्हेन मैटर या सब्सटेंस इज हीटेड, चाहे वो किसी भी फेज में क्यों ना हो, किसी भी स्टेट में क्यों ना हो, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट या फिर गैसियस स्टेट, कोई भी स्टेट हो सकती है इस मैटर की। व्हेन मैटर इज हीटेड, ध्यान रखना है, विदाउट चेंज इन इट्स स्टेट। इसका मतलब अगर शुरुआत में मैटर या सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में था तो उसको सॉलिड में ही रिटेन करना है, अगर लिक्विड फेज में था तो उसको लिक्विड में ही रहना है। इस तरह की बात यहाँ पर की गई है। व्हेन मैटर इज हीटेड विदाउट चेंज इन इट्स स्टेट, यूजुअली इट एक्सपेंड। नॉर्मली ये मैटर एक्सपेंड करता है, ये सब्सटेंस जो है वो एक्सपेंड करता है। अब देखो ऐसा हुआ क्यों, इस बात को समझना। When heat is given, जब सब्सटेंस को हीट सप्लाई की जाती है, हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, when heat is given, वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीजेस। वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, जो एटम्स हैं वो ज़्यादा तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं। एंड एसिमेट्री arises in पोटेंशियल एनर्जी कर्व। तो जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, यानी कि दो एटम नंबर 1, दो एटम हम लोग रेफरेंस के लिए ले रहे हैं, कोई भी दो एटम है किसी एक सब्सटेंस के, सॉलिड फेज भी मान सकते हैं आप। तो ये दो एटम हैं, ये एक सर्टेन डिस्टेंस r पर इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं। अब जैसे ही हम लोग इस सिस्टम को, जिसमें ये दो एटम हैं, हीट सप्लाई करते हैं, वैसे ही एनर्जी बढ़ने के कारण ये दोनों एटम अपने अपने वाइब्रेशंस को बढ़ा देते हैं। और वाइब्रेशन बढ़ने के कारण होता क्या है कि जो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन थी वो शिफ्ट हो जाती है। और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन की जो शिफ्टिंग है, इसके कारण A1 A2 के बीच की एवरेज डिस्टेंस बढ़ जाती है, यानी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बढ़ जाती है। जब आप ऐसे बहुत सारे एटम्स को एक साथ मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हो तो आपको लगता है कि नहीं, ये पूरे के पूरे सब्सटेंस की लेंथ या एरिया या वॉल्यूम इंक्रीज कर चुका है। ठीक है, तो इस तरह से सीधी सी बात यह है कि जब भी हीट सप्लाई करते हैं किसी भी सिस्टम को, पोटेंशियल एनर्जी कर्व में जो एसिमेट्री अराइज होती है, उसके कारण सिंपल सी बात है कि लेंथ, एरिया या वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, यानी थर्मल इफेक्ट के कारण यहाँ पर एक्सपेंशन अराइज हो जाता है। दिस इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन हर बार हालांकि एक्सपेंशन नहीं होता है, समटाइम्स, ये एक पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं,
rubber like substances shows contraction when heated। तो इसका रीजन ये होता है कि इस तरह के सब्सटेंसेस में हम ये कहेंगे बिकॉज ऑफ मोर एम्पलीट्यूड of transverse vibration in comparison to longitudinal vibration। तो रबर लाइक सब्सटेंसेस में जो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन है, इस तरह के वाइब्रेशन वो ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। और अगर ये वाइब्रेशन जो ट्रांसवर्स हो रहे हैं वो ज्यादा तेजी से हो रहे हैं इन कंपैरिजन टू लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, तो डेफिनेटली मैटर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, श्रिंक करेगा। जबकि यूजुअली ऐसा नहीं होता, बट कुछ केसेस में इस तरह की चीजें भी होती हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ कॉन्ट्रैक्शन हो। लेकिन अगर इस तरह की बात, स्पेसिफिक बात नहीं कही गई है, तो हम सिर्फ यही बोलेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो भी थर्मल प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो एरिया हो, चाहे वो वॉल्यूम हो, वो इंक्रीज करती ही करती हैं। अब सॉलिड्स के केस में सबसे पहले हम लोग थर्मल एक्सपेंशन को एनालाइज करेंगे। तो थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, नॉर्मली हम लोग को जो एक्सपेंशन डिस्कस करना है वो सॉलिड्स के केस में ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गैसेस के केस में एक्सपेंशन सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंशन मीनिंगफुल होता है। वहाँ पर लेंथ और एरिया एक्सपेंशन हम कंसीडर नहीं करते। लिक्विड के केस में भी मैक्सिमम हम बात करते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन की, क्योंकि लिक्विड आप किसी वेसल में हीट करते हो तो डेफिनेटली जिस वेसल में आप लिक्विड रखते हो उसके वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट डिपेंडेंसी होती है। लेकिन हाँ, सॉलिड के केस में हम लोग को तीन तरह के थर्मल एक्सपेंशन को समझना पड़ेगा। तो थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, सबसे पहले इसकी बात करें। इस केस में लीनियर एक्सपेंशन की बात सबसे पहले, लीनियर एक्सपेंशन। अब लीनियर एक्सपेंशन इन केस ऑफ सॉलिड्स, इसका मतलब क्या है? देखो यहां पर वी हैव अ रॉड, हमारे पास एक रॉड है और इस रॉड की कुछ लेंथ है। लेंथ हम मान लें कैपिटल L के बराबर है, ठीक। और जब हमने इस रॉड को हीट सप्लाई की तो ये लेंथ बढ़कर कुछ L प्लस L डैश हो गई। ये बढ़ी हुई लेंथ डेल्टा L मान लें या L डैश भी कह सकते थे, इससे कोई फर्क नहीं है। तो L लेंथ की रॉड टेम्परेचर इंक्रीमेंट के कारण इस लेंथ से बढ़ गई, डेल्टा L उसकी लंबाई बढ़ गई। अच्छा एक बात और, जब हम लोग सिर्फ लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं
लेंथ के बढ़ने की बात कर रहे हैं तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर रॉड की जो थिकनेस है वो निग्लिजिबल है, यानी दिस इज समथिंग लाइक वायर। तो ये मेटेलिक वायर की तरह आप समझ सकते थे। अब देखो क्या किया गया है, इस बात को सुनो। इफ increase in temperature is delta T, ठीक, देन ये जो बढ़ी हुई लेंथ है ये डिपेंड करती है रॉड की इनिशियल लेंथ कितनी थी। अगर कम लेंथ है तो इंक्रीमेंट भी कम होगा, लेंथ इंक्रीज भी कम होगी, और अगर ज़्यादा बड़ी रॉड है तो उसमें उतना ही ज़्यादा बढ़ोतरी भी होगी, इंक्रीमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो जो चेंज इन लेंथ है, इंक्रीज इन लेंथ है, वो इनिशियल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साथ ही साथ जो चेंज इन लेंथ है वो इस टेम्परेचर डिफरेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम एक साथ रखें तो एक साथ रखने पर हमारे पास रिजल्ट क्या आता है कि डेल्टा L इज इक्वल टू L अल्फा डेल्टा थीटा। तो अल्फा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की तरह है यहाँ पर, और इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो अल्फा इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर दिस पर्टिकुलर मेटल, फॉर दिस पर्टिकुलर सॉलिड, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप किस सब्सटेंस की रॉड ले रहे हो, तो सब्सटेंस के नेचर पर ये डिपेंड करता है। यानी अगर हम स्टील की रॉड ले रहे हैं तो अल्फा की वैल्यू कुछ और होगी, और अगर हम कॉपर की रॉड ले रहे हैं तो वहाँ पर अल्फा की वैल्यू कुछ और होगी, ठीक। तो जो चेंज इन लेंथ आया वो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। अब देखो, अगर हमें यहाँ से अल्फा लिखना है तो हम लिख सकते हैं 1/L इंटू डेल्टा L अपॉन डेल्टा T। लेकिन इफ द लेंथ इज वेरी स्मॉल, अगर ये चेंजेस बहुत स्मॉल हैं तो इसको इक्विवेलेंटली ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/L और डिफरेंशियल चेंज इन लेंथ विद डिफरेंशियल चेंज इन टेम्परेचर, इस तरह से भी आप लिख सकते थे। तो अल्फा को लिखने का तरीका हुआ इस तरह का। अब यहाँ से अगर आप अल्फा की यूनिट के बारे में लिखो, यूनिट ऑफ अल्फा, तो हम बड़े आसानी से देख सकते हैं। देखिए, डिनोमिनेटर में लेंथ का यूनिट है, न्यूमरेटर में भी चेंज इन लेंथ है, यानी लेंथ का यूनिट ही है। तो ये दोनों कैंसिल होकर सीधी सी बात है कि अल्फा का यूनिट होगा पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन। तो आप इस तरह से अल्फा का यूनिट भी देख पा रहे हैं। अब इसी बात को यहाँ पर अलग अलग तरीकों से न्यूमेरिकल्स में यूज किया जाता है। जैसे कहेगा कि इनिशियल टेम्परेचर जो था वो 0 डिग्री सेल्सियस था, ये T1 मान लें, ठीक। और इस टेम्परेचर पर जो रॉड की लेंथ थी वो इनिशियल लेंथ L0 मान लें, ठीक है। एंड और जो फाइनल टेम्परेचर था T2 उसको हम T डिग्री सेल्सियस लेते हैं, ठीक। और इस टेम्परेचर पर जो लेंथ है उसको हम L कहते हैं। तो डेल्टा L क्या लिखते हो आप? फाइनल माइनस इनिशियल। हम लोग क्या लिखेंगे? L माइनस L0 इज इक्वल टू L0 अल्फा डेल्टा T। अब डेल्टा T देखो, इनिशियल टेम्परेचर 0 और फाइनल टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। तो क्या हम लिख सकते हैं L माइनस L0 इज इक्वल टू L0 अल्फा T। तो L इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा T। तो यहाँ से एक रिजल्ट हमें और मिलता है जिस पर न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। इसको आराम से समझते हुए नोट कर लें।
तो L इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा टी। टी यहाँ पर इसलिए लिखा गया क्योंकि जो डेल्टा टी है फाइनल माइनस इनिशियल T2 माइनस T1, उसका वैल्यू आ जाएगा T माइनस T2 दैट इज इक्वल टू T। अब इसके आगे चलते हैं और कुछ और एप्लीकेशन लीनियर एक्सपेंशन के लिए ही देखे जाएं। देख अभी अभी हम लोग ने लिखा कि किसी भी टेम्परेचर पर जो लेंथ है उसको हम यूं लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा टी। ठीक ना, इसी फॉर्मूले से हम कह सकते हैं कि मान लो हम लोग ने 0 डिग्री सेल्सियस से एनालिसिस स्टार्ट की और T1 टेम्परेचर पर जो लेंथ है वो L1 देखी गई, तो हम लोग क्या लिख सकते थे, 0 और T1 का डिफरेंस कितना आएगा, आप लिख सकते हो यहाँ पर अल्फा T1। ठीक, फिर सिमिलरली अगर हम किसी और टेम्परेचर T2 पर लेंथ ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें लिखना चाहिए 1 प्लस अल्फा T2। ठीक, तो नाउ वी हैव दीज टू इक्वेशंस, L1 हो गया L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T T1 अल्फा T1 और L2 हो गया L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा T2। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी पहली इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। अब देखो, अगर ये दो चीजें हमको बताई गई कि टेम्परेचर T1 पर रॉड की लेंथ L1 है, टेम्परेचर T2 पर रॉड की लेंथ L2 है और इनिशियल T इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पर जो लेंथ है वो L नॉट है, तो हम डेफिनेटली ये दो इक्वेशन लिख पाएंगे। और फिर पूछा गया कि अगर ये डेटा हमारे पास है तो अल्फा की वैल्यू बताओ, यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बताओ। तो हमें करना क्या है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करके देखते हैं। अब आप देखो, हमको लिखना होगा L2 अपॉन L1, यानी वो लेंथ जो टेम्परेचर T2 पर थी, एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T2 अपॉन 1 प्लस अल्फा T1। तो एक ये रिजल्ट यहां से हमें देखने को मिल रहा है। अब इसी से अगर हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। L2 1 प्लस अल्फा T1 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा T2। ठीक है, याद रखिए हम लोग को अल्फा कैलकुलेट करना है इफ वी हैव डेटा कि अगर 0 डिग्री से टेम्परेचर जो शुरू किया गया था, जो एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया था, तो 0 डिग्री पर जो लेंथ थी रॉड की वो L नॉट है और T1 डिग्री पर ये लेंथ L1 थी, T2 डिग्री पर ये लेंथ L2 थी। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन है, बताओ कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होगा। तो हमको डिवाइड करते हुए ये इक्वेशन मिलती जा रही है, L2 प्लस अल्फा T1 L2 या L2 T1 और दूसरी तरफ L1 प्लस अल्फा L1 T2। तो नाउ अल्फा की वैल्यू यहां से दिख रही है L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई L1 T2 माइनस L2 T1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन in terms of L2, L1, T2 and T। ये अल्फा की बात हो गई। अब यहीं से अगर कोई पूछता है कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ, परसेंटेज चेंज कितना हुआ लेंथ में, तो चेंज कितना था डेल्टा L, उसका परसेंट निकालना है। तो हम लोग को क्या लिखना होगा, हम लोग को लिखना होगा डेल्टा L डिवाइडेड बाई L इंटू 100, क्योंकि परसेंट निकालना है तो इंटू 100, इतना परसेंट चेंज हुआ, इतना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये लेंथ में इंक्रीज कहा जाएगा और अगर टेम्परेचर घटेगा तो ये लेंथ में
कमी कही जाएगी। अभी इसकी भी बात करेंगे। पहले देखिए लेंथ इन इंक्रीज का जो परसेंटेज है, इंक्रीज इन लेंथ का जो परसेंटेज है वो लिखा जाएगा डेल्टा एन अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। तो डेल्टा एल अपॉन एल ये लिखा जा सकता है अल्फा डेल्टा टी इंटू 100। तो ये चेंज इन लेंथ का जो परसेंटेज है उसको लिखने का तरीका है। सीधे सीधे आप अल्फा डेल्टा टी को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आता कहाँ से है, आप अभी देख चुके हैं कि डेल्टा एल को लिखा जा सकता है एल अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा एल अपॉन एल कैन बी रिटन एज अल्फा डेल्टा टी, और इसी रिजल्ट को हम लोग ने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, तो ये जो इंक्रीज इन लेंथ थी उसका परसेंटेज निकल आया, परसेंटेज जो ओरिजिनल लेंथ थी उसके रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक बात और देखिए, ये जो इक्वेशन आई, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 में L2 और L1 को जो रिलेट करने का तरीका है वो एक और तरीके से इस बात को पूछ सकते हैं या कह सकते हैं, उसको भी चेक कर लिया जाए। देखो L2 अपॉन L1 इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस अल्फा T2 इंटू 1 प्लस अल्फा T1 की पावर -1। ठीक, अब आपने फिजिक्स में अक्सर देखा होगा कि हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन को, यानी 1 प्लस x की पावर -n। अगर x 1 के कंपैरिजन में बहुत 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 छोटा है तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 माइनस nx। ये माइनस n को x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये कॉन्सेप्ट होता है बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन का। मैथमेटिक्स में इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, और ये तभी वैलिड है जब x की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटी हो। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, L2 माइनस L1 को लिखा जाएगा 1 प्लस अल्फा T2 इंटू 1 माइनस अल्फा T1। इस जगह पर हम लोग ने बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन यूज किया, n की वैल्यू यहाँ पर -1 है। ध्यान देने वाली बात एक और है कि ये जो कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है ना, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत छोटा होता है इन कंपैरिजन टू 1। मतलब ये 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -4 के ऑर्डर की वैल्यू होती है, तो ये एक बहुत छोटी वैल्यू होने वाली है। अगर ये बहुत छोटी वैल्यू होने वाली है तो बात सही है, 1 के कंपैरिजन में ये अल्फा T1 बहुत छोटा टर्म होने वाला है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन यूज कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो L2 अपॉन L1 इनको मल्टीप्लाई कर दें, 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 माइनस अल्फा स्क्वायर T1 T2। तो अब 1 के कंपैरिजन में ही इस टर्म को हम निगलेक्ट करने वाले हैं, यानी ये इतना छोटा है कि इस राइट हैंड साइड पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। नाउ दिस इज L2 को लिखा जा सकता है L1 1 प्लस अल्फा, और T2 माइनस T1 इज अगेन डेल्टा T, यानी टेम्परेचर डिफरेंस T1 और T2 के बीच में कितना है, ये बात यहाँ पर कही गई। ठीक, तो अगर T2 T1 से ज़्यादा था, जैसे हम लोग ने बात की हुई थी, तो L2 जो है वो L1 से बड़ी लेंथ आएगी। और अगर हम यहाँ पर L1 कंसीडर कर रहे हैं
तो ये लिखा जाएगा L2 1 माइनस अल्फा, इसको आप सिंपली निकाल सकते हो कैलकुलेशन से, 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, यानी L1 जो है वो L2 के कंपैरिजन में कम होगी, ऐसा फॉर्मूले से भी या इस कैलकुलेशन से भी दिख रहा है। तो समझ लीजिए इस बात को कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा, जो लेंथ है रॉड की वो बढ़ती चली जाएगी, और ये सारे रिजल्ट इस बात को वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने लीनियर एक्सपेंशन यानी एक वेरिएबल पर जो लेंथ है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का, इसको जस्टिफाई किया। हम लोग ने दो अलग अलग लेंथ अलग अलग टेम्परेचर पर कंपेयर भी करना सीखा। हम लोग ने अगर ये डेटा गिवन है लेंथ और टेम्परेचर का, तो उससे अल्फ़ा कैसे कैलकुलेट किया जाए ये भी सीखा। अल्फ़ा बहुत छोटा है, ये मैंने आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 मीटर की रॉड को टेम्परेचर बढ़ा के 100 मीटर का कर दो। हाँ, 10 मीटर की रॉड में 0.1 मिलीमीटर 0.2 मिलीमीटर इस तरह के चेंजेस आना पॉसिबल है जब आप टेम्परेचर को बहुत बढ़ा दो तब, ठीक है। बहुत स्टैंडर्ड कंडीशन पर ऐसा हो सकता है। तो अल्फा की वैल्यू बहुत बहुत छोटी होने वाली है, ये समझ लें। अब अगर लेंथ में चेंज हुआ तो सॉलिड्स में जो एरिया है, जैसे प्लेट है, लेंथ की बात तो वायर या रॉड के केस में होगी, अगर यही मेटेलिक प्लेट होती तो उसका एरिया भी डेफिनेटली चेंज होता जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है एरियल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। अभी सॉलिड में ही हम लोग एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं, या फिर इसका एक दूसरा नाम भी होता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। देखो अब यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर सारी की सारी बात एरिया के फॉर्म में होगी। जैसे कोई भी एक मेटेलिक प्लेट है और इसका एरिया मान लो A1 है इनिशियली किसी टेम्परेचर पर, और हम लोग ने टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे इस प्लेट का एरिया भी बढ़ गया। शुरुआत में जो एरिया था वो आपको बता दिया गया A1 था, और बाद में ये एरिया बढ़ते हुए A2 हो गया, ठीक। तो ये शुरुआत का एरिया दिस इज A1, और ये बाद का एरिया दिस इज A2। ये A2 है, और ये जो इंक्रीमेंट हुआ ये कहते हैं हम डेल्टा ए हुआ, यानी एरिया में जो इंक्रीज हुआ है वो डेल्टा ए हुआ है। तो जैसे हम लोग ने लेंथ के लिए बात की थी, ठीक वैसी ही बात यहाँ पर एरिया के रिस्पेक्ट में भी की जाए। यानी अब ये जो एरिया में इंक्रीज है ये लिखा जाएगा इनिशियल एरिया इनटू बीटा इनटू डेल्टा टी। तो बीटा पहले की तरह ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लेकिन अब इसका नाम पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि पहले सिर्फ लेंथ की बात थी, अब ये प्रोजेक्शन एक प्लेन में आ गया। पहले एक लाइन के अलॉन्ग चलना था, अब ये एक प्लेन में बात हो रही है, क्योंकि एरिया जो है वो प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइंड है। अब देखिए प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइंड है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा क्योंकि यहाँ पर लेंथ के 2 डायमेंशन तो लगने ही लगने हैं, ठीक है। देखिए डेल्टा ए इज इक्वल टू ए इंटू बीटा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है ये हम सभी लोग जानते हैं, दिस इज नॉर्मली इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे आप टेम्परेचर कम भी कर सकते हैं, ठीक है। बीटा क्या है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। बीटा अगर हमें कैलकुलेट करना हो, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो
तो बीटा की कैलकुलेशन जैसे अभी हम लोग ने अल्फा के लिए बात की थी, ठीक वैसे ही दिस इज 1/a डेल्टा a अपॉन डेल्टा t, लेकिन डिफरेंशियल चेंजेस के लिए ये लिखा जा सकता है 1/a dA by dt. दिस इज फॉर स्मॉल चेंजेस, डिफरेंशियल चेंजेस। और बीटा का भी जो यूनिट है वो पहले की तरह पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन हो गया, ठीक है, क्योंकि एरिया का डायमेंशन यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो 1 टेम्परेचर ये बच रहा है, तो पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन यहाँ पर डायमेंशन यूनिट होने वाला है बीटा का। फिर देखो, जैसे अभी हम लोग ने बात की थी, अगर किसी भी टेम्परेचर पर प्लेट का एरिया A1 है और 0 डिग्री सेल्सियस पर एरिया A0 था, तो हमको लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर कि ये A1 इक्वल टू A0 1 प्लस बीटा T1 हो जाएगा। सिमिलरली टेम्परेचर T2 पर, जैसे अभी हम लोग लेंथ के लिए लिख रहे थे, ये बीटा T2 हो जाएगा। और अगर हम इस थर्ड इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दें तो हम बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं भाई। यहाँ रिजल्ट आएगा A2/A1 इज इक्वल टू 1 प्लस अपॉन 1 प्लस बीटा T, ठीक है। अब इस रिजल्ट से, इस इक्वेशन से वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ बीटा, जैसे अभी पहले बताया था, बिल्कुल वही सेम टेक्निक। अब अगर कोई पूछता है कि एरिया में कितना % चेंज हुआ, तो हमें लिखना चाहिए, जैसे अभी अभी कहा गया, डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 विच इज इक्वल टू बीटा डेल्टा T इंटू 100। जो भी टेम्परेचर डिफरेंस रहा है उसको लेते हुए, जैसा कि अभी हम लोग ने लीनियर एक्सपेंशन के लिए डिस्कशन किया था। अब बस सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पर अल्फा की बजाय हम यूज कर रहे हैं बीटा, ठीक है ना। तो अगर किसी एक प्लेनर ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे तो डेफिनेटली उसके एरिया में भी चेंज होगा, और इस एरिया चेंज को हम लोग इस तरह से बता सकते हैं, बीटा यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन कहा जाएगा। अब देखो, इसके बाद तीसरा जो मेन तरीका है या जो मेन फीचर है सॉलिड के एक्सपेंशन का, वो रिलेट करता है वॉल्यूम को। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन की। वॉल्यूम एक्सपेंशन देख लो, ये क्या होता है। किसी भी सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो भी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ना है, ये बात तो तय है। तो इनिशियल वॉल्यूम था A1 और फाइनल वॉल्यूम हो गया A2 जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया बाय डेल्टा T। और ये जो बढ़ा हुआ वॉल्यूम है, दिस इज वॉल्यूम, बढ़ा हुआ वॉल्यूम, इंक्रीज्ड वॉल्यूम, A नहीं, अब की बार हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की। तो A1 A2 की बजाय B1 B2 कह देते हैं, और ये जो बढ़ा हुआ वॉल्यूम है, लेट दिस इज डेल्टा B। डेल्टा B क्या है? इंक्रीज्ड वॉल्यूम। इस टेम्परेचर के बढ़ाने पर जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ उसको हम लोग डेल्टा V कह रहे हैं, ठीक? बात समझ में आ गई होगी। तो जैसा अभी पहले लिखा था, डेल्टा V इनिशियल वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। मान लेते हैं V1 था, B1 गामा डेल्टा T, ठीक? मान लेते हैं यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम B1 था।
आप चाहे तो वी नॉट भी कह सकते हैं, वी भी कह सकते हैं, वो दिए गए डेटा पर डिपेंड करेगा। तो ये जो गामा है इसको बोलते हो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ दिस सॉलिड। ठीक ना, फिर जैसे अभी लेंथ और एरिया के लिए हम लोग ने एक्सप्रेशंस लिखे, ठीक वैसे ही एक्सप्रेशन यहाँ पर भी हो सकते हैं। जैसे आपको बोला गया कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम जो है वो V नॉट था। ठीक, फिर पहले एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस कर दिया और वॉल्यूम जो है वो V1 कर दिया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में 0 से बढ़ाकर T2 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो जो वॉल्यूम है वो बढ़कर V2 हो गया। मान लीजिए इस तरह का डेटा आपके पास है, तो हम लोग के पास जो इक्वेशंस आएंगी वो आएंगी V1 इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा T, जैसे कि अभी अभी आपने देखा, और इस डेल्टा T की वजह हम सीधा सीधा लिख रहे हैं T1। ठीक है, क्योंकि 0 से बढ़कर T1 हुआ तो फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज T1। V2 ये सेकंड एक्सपेरिमेंट था, दूसरा डेटा यहां से मिला। तो पहले की तरह we have these two equations similar to previous one, बिल्कुल पहले जैसा। let this is first, ये हमारा सेकंड और ये थर्ड इक्वेशन। ठीक, अब आपसे पूछ लिया गया कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या है। इफ वी हैव दिस डेटा, अगर हमारे पास ये चीजें पता हैं तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी गामा पूछा जा सकता है। तो फिर से आप वैसा ही कुछ करेंगे, थर्ड इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि V2 अपॉन V1 दिस इज इक्वल टू 1 प्लस गामा T2 1 प्लस गामा T1। ठीक, और बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाते हुए अगर हम इसको सॉल्व करें, क्योंकि फिर से वही बात, अल्फा बीटा और गामा इन सब की वैल्यूज बहुत बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू 1, तो सॉल्व करने के बाद ये अप्रॉक्सीमेशन लगा लें, क्या बचेगा 1 प्लस गामा T2 इंटू 1 माइनस गामा T1। ओपन करने पर ये 1 गामा के साथ T2 माइनस T1 माइनस गामा स्क्वायर T1 T2, ऐसा कुछ आने वाला है। तो गामा स्क्वायर T1 T2 इन कंपैरिजन टू 1, फिर से हम इसको निगलेक्ट करने वाले हैं, निगलेक्टिंग दिस टर्म। अब अपने पास जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा V2 अपॉन V1 1 प्लस गामा डेल्टा T। डेल्टा T फिर से T2 माइनस T1 जो इंक्रीमेंट हुआ। तो आप B2 और B1 के रिलेशन की हेल्प से गामा निकाल सकते हो, जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो देख सकते हो। और फिर तुमसे पूछ लिया गया कि वॉल्यूम में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा, तो हम लोग लिख सकते थे गामा डेल्टा T बिल्कुल पहले की तरह इनटू 100, गामा डेल्टा T इनटू 100। तो ये उन 3 तरह के एक्सपेंशन की बात जो सॉलिड के केस में बताए जाते हैं, सॉलिड के केस में पढ़े जाते हैं, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। सॉलिड के केस में ये जो अल्फा बीटा गामा हम लोग पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं कि हर डायरेक्शन में जो लेंथ का इंक्रीज है वो सेम हो। भाई ऐसा भी तो हो सकता था कि जैसे इससे पहले हम लोग ने जो एरिया वाला कॉन्सेप्ट किया, अगर हम इस वाली साइड को एक्स एक्सिस पर ले जाएं, इस वाली साइड को वाई एक्सिस पर ले जाएं, तो हो सकता था कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है
और y एक्सिस के अलोंग जो कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन है या लीनियर एक्सपेंशन है, एरियल नहीं कहना चाहिए क्योंकि एक्सिस के अलोंग बोल रहे हो, लाइन के अलोंग बोल रहे हो, जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो अलग अलग हो। जरूरी तो नहीं कि x एक्सिस के अलोंग जिस तरह से लेंथ बढ़ रही है उसी तरह की बातें y एक्सिस के अलोंग भी करनी हो। तो इन सारे वेरिएशंस को अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। देखो अब यहां पर हमारे पास एक 3D डायग्राम है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इसको z एक्सिस बोलते हैं। अब इस सिस्टम पर, रेक्टेंगुलर सिस्टम पर, 3 डायमेंशनल सिस्टम पर हम एक क्यूब इमेजिन करते हैं। इस तरह से एक क्यूब बनाते हैं। देखो ठीक, तो वी हैव दिस क्यूब। अब इस क्यूब पर z एक्सिस के अलोंग जो लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है वो अल्फा z बोल दिया जाए। x एक्सिस के अलोंग जो लेंथ इंक्रीज करेगी वो किस कोफिशिएंट के हिसाब से करेगी, वो अल्फा x बोल दिया जाए। और z एक्सिस के अलोंग, सॉरी y एक्सिस के अलोंग ये अल्फा y होगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि अल्फा x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन along x एक्सिस, x डायरेक्शन। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही अल्फा y और अल्फा z के लिए भी कहा जाएगा। अब जरा देखें, अगर हम इस प्लेन की बात करें, जो एक्स वाई प्लेन है, इसकी बात कर रहा हूं भी, नाम देने हो तो ये O, इस पॉइंट को बोल दिया जाए A, इसको B और इसको C। तो प्लेन O A B C की बात कर रहा हूं। ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन। अगर इस प्लेन के एरिया के इंक्रीज की बात की जाए तो इसमें 2 डायमेंशंस पार्टिसिपेट कर रही हैं। कौन कौन सी? एक तो x डायमेंशन और एक y डायमेंशन। तो आप इस बात को बहुत ध्यान से सुने। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बीटा अलोंग x y प्लेन कितना है, तो आप कहोगे कि इसमें अल्फा x और अल्फा y कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी 2 ही डायमेंशन बढ़ सकती हैं। या तो x एक्सिस बढ़ सकता है, x एक्सिस के अलोंग लेंथ बढ़ सकती है, या फिर y एक्सिस के अलोंग। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं बीटा वाई जेड कितना होगा, तो आप कहोगे अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड, एंड जेड एक्स ये होगा अल्फा जेड प्लस अल्फा एक्स। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि अगर हर डायरेक्शन में लीनियर कोफिशिएंट एक्सपेंशन के लिए अलग अलग है, तो फिर एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन को आप इन कोफिशिएंट के साथ रिलेट कर सकते हो। ठीक, देखो ये बात हो रही है तब इफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड या सब्सटेंस, सॉलिड या फिर इन जनरल सब्सटेंस are different
in each direction. ऐसे केसेस में आप इस सॉलिड को बोलोगे, इस सब्सटेंस को बोलोगे एनाइसोट्रॉपिक सॉलिड, एनाइसोट्रॉपिक सॉलिड या एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि हर डायरेक्शन में, जैसे इस पॉइंट से जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन है, ओरिजिन से मान लिया किसी भी पॉइंट से, हर डायरेक्शन में सॉलिड की डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अल्फा सब कुछ बराबर हो तो वो आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होल्ड करने वाला सॉलिड है। और अगर ये डिफरेंट हो तो वो एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस या एनाइसोट्रॉपिक सॉलिड कहलाएगा। इसी तरह से अगर मैं वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करूं तो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट यानी गामा को क्या लिखा जाएगा, इसको लिख सकते थे, ये एक्स डायरेक्शन भी होगा, वाई डायरेक्शन भी होगा और जेड डायरेक्शन भी होगा। ये सारे रिजल्ट तब जब सब्सटेंस एनाइसोट्रॉपिक हो, लेकिन अगर सारी प्रॉपर्टी सेम है यानी सब्सटेंस आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस है, तो आप ध्यान रखिए अल्फा एक्स, अल्फा वाई, अल्फा जेड ये सब बराबर हो जाएंगे एंड लेट देम इक्वल टू अल्फा, उनको हम अल्फा मान लें, ठीक। तो बीटा भी सबके सब बराबर होंगे, बीटा एक्स वाई, बीटा वाई जेड, बीटा जेड एक्स, इनको हम बीटा कहते हैं। तो देखो अब क्या फर्क पड़ेगा, अब बीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 अल्फा के बराबर हो जाएगा। किसी भी एक इक्वेशन से आप देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, है ना, क्योंकि सारे बीटा बराबर हैं, सबको हमने बीटा बोल रखा है, और सारे डायरेक्शन में अल्फा बराबर है, सबको हमने अल्फा भी बोल रखा है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई इक्वल टू 2 अल्फा। अब देखो अगर हम गामा की बात करें तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा यानी 3 अल्फा। तो आप इस बात को समझ गए ना कि जो कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन होता है वो 2 टाइम्स अल्फा होता है, यानी लीनियर कोफिशिएंट का डबल, और जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है वो 3 टाइम्स अल्फा होता है, यानी लीनियर कोफिशिएंट इनटू 3। तो इस रिजल्ट से हम लोग क्या कह सकते हैं, इससे हम लोग कह सकते हैं कि देखो भाई, यहां से अगर मुझे अल्फा लिखना हो तो मैं लिख दूंगा बीटा अपॉन 2, और यहां से अगर मुझे अल्फा लिखना हो तो मैं लिख दूंगा गामा अपॉन 3। ध्यान से देखें, अल्फा लिखना हो तो बीटा बाई 2 और गामा लिखना हो, सॉरी अल्फा को इन टर्म्स ऑफ गामा लिखना हो तो अल्फा इक्वल टू गामा बाई 3। अब इन दोनों बातों से हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2 इक्वल टू गामा बाई 3। तो ये रिलेशन भी अल्फा, बीटा और गामा में दिख रहा है हमें। अब इस इक्वेशन को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो 6 से मल्टीप्लाई करके देखा जाता है, 6 अल्फा 6 इंटू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 6 इंटू गामा बाई 3। सिंप्लीफाइड फॉर्म 6 अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा इज इक्वल टू 2 गामा। तो ये अलग अलग तरह के कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन है। यहाँ पर लीनियर एक्सपेंशन के लिए कोफिशिएंट है अल्फा, एरियल एक्सपेंशन के लिए जो कोफिशिएंट है या सुपरफिशियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो है बीटा, और वॉल्यूम के एक्सपेंशन के लिए जो कोफिशिएंट है यहाँ पर वो है गामा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ने हैं एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन देखें,
और जैसा मैंने पहले बताया कि थर्मल एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा रिलेवेंट होता है इन केस ऑफ सॉलिड्स, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के केसेस में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक, गैसेस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कॉफिशिएंट डिफाइंड है या मीनिंगफुल है, वो है कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। सॉलिड के केस में थोड़ा सा वैरायटी है, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकते हैं, इनका एरिया भी बढ़ सकता है और इनके वॉल्यूम की भी बात की जा सकती है। लिक्विड में भी जिस वेसल में आप उसको रखते हो तो केवल और केवल आप उसके वॉल्यूम एक्सपेंशन का डिस्कशन कर पाते हैं ढंग से। तो लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में सॉलिड का जो एक्सपेंशन है, थर्मल एक्सपेंशन है, वो ज़्यादा मीनिंगफुल है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड को पढ़ रहे हैं। देखिए, इसके बाद हेडिंग डालें एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लोग समझ लेते हैं भाई। पहला पॉइंट है कंपैरिजन between two metallic rods। देखो, अब इसमें क्या कंपेयर करने वाले हैं, इसको सुने, समझें, आराम से समझें। हमारे पास दो डिफरेंट रॉड्स हैं, और एक दूसरी रॉड भी है यहाँ पर। इसका लेंथ L1 है और दूसरी रॉड का लेंथ L2 है। दोनों अलग अलग मेटल्स की बनी हुई रॉड है। पहले का लीनियर एक्सपेंशन कॉफिशिएंट अल्फा 1 है, कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है, और दूसरी रॉड के लिए कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2 है। अब मान लो कुछ आपको यहाँ पर कंडीशन दे देगा, जैसे वो कहेगा कि इफ इंक्रीज इन लेंथ इज सेम, तो कंपैरिजन पूछ लेगा L1 L2 अल्फा 1 अल्फा 2 के बारे में क्या था। तो इंक्रीज इन लेंथ सेम है, इसका मतलब कि डेल्टा L1 डेल्टा L2 के बराबर है। ये पैरामीटर आपको इक्वेट करके बता दिया। उसने कहा जो इंक्रीज है वो सेम है। ये भी कह सकता था कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों एक्सपेरिमेंट में वो सेम है, यानी जो हीट आपने दी वो सेम हीट थी, है ना, शुरुआत में भी सेम टेम्परेचर पर थे, तो डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस जो आपने दिया वो भी सेम था। ये भी कहा जा सकता था, हालांकि यहाँ पर लेंथ को सेम किया गया है। तो डेल्टा L1 को आप लिखोगे L1 अल्फा 1 डेल्टा T1, और दिस इज L2 अल्फा 2 डेल्टा T2। देखो, ठीक, ये बात है। अब यहां पर अगर बोल दे कि इफ rods are heated with same temperature difference, ठीक, तो अब की बार एक एडिशनल फीचर और उसने इसमें जोड़ दिया, यानी वो कह रहा है कि डेल्टा T1 डेल्टा T2 बराबर है। तो अब ऐसे केस में लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे केस में हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1
L1 अल्फा 1 डेल्टा T2 भी डेल्टा L1 के बराबर हो गया, डेल्टा T2 भी डेल्टा T1 के बराबर हो गया, तो हम लिख सकते थे कि L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2। तो एक इस तरह की प्रॉब्लम बनाई जा सकती है या रहती है न्यूमेरिकल्स में नॉर्मली, जिसमें आपको कहा जाता है कि दो रॉड की लेंथ कंपेयर करो, उनका टेम्परेचर डिफरेंस बराबर है, वो सेम अमाउंट ऑफ हीट दोनों को प्रोवाइड किया गया है, वो सेम मेटल की बनी होती, तो हम डेफिनेटली यहाँ पर क्या लिखते हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2 बराबर करते हैं, है ना। तो टेम्परेचर डिफरेंस के कंपैरिजन में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक रॉड की लेंथ को लेकर उनके कंपैरिजन पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता था। अब इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है एवरेज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एवरेज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसको भी क्लियर है। देखो यहां पर बताया गया है कि दो डिफरेंट रॉड्स हैं, दो अलग अलग रॉड हैं जिनको ज्वाइन कर दिया गया है, जिनको जोड़ दिया गया है। अब बात क्या है कि पहली रॉड की लेंथ है L1 और दूसरी रॉड की लेंथ है L2। आपको मैंने पहले ही बताया कि ये दोनों अलग अलग रॉड हैं। पहली रॉड के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो अल्फा 1 और दूसरी रॉड के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो अल्फा 2 है। ठीक, तो ये रॉड जो है वो एक सिंगल रॉड नहीं है, दिस इज केस ऑफ कंपोजिट रॉड, दिस इज द केस ऑफ कंपोजिट रॉड, कंपोजिशन ऑफ रॉड्स। ठीक है, तो ये कंपोजिट रॉड है। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी दो रॉड को ज्वाइन करने की बजाय हम यहां पर एक रॉड लें, लेकिन उसमें अंतर क्या रहे, आपको बताया जा रहा है उसमें अंतर क्या रहे, आप इन दो रॉड को लेने की बजाय एक रॉड लो और इस रॉड की जो लेंथ है वो L मान लें। ठीक, इसका जो अल्फा है वो अल्फा एवरेज लिख दिया जाए, है ना। वो कह रहा है कि इस कंपोजिट रॉड को जब आपने टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T से हीट किया तो जो लेंथ में चेंज आया, यानी इसकी लेंथ L1 की लेंथ में चेंज जो आया, L1 लेंथ में जो चेंज आया और L2 लेंथ में जो चेंज आया, वो टोटल चेंज अगर हम एक किसी पर्टिकुलर मेटेलिक रॉड में ऑब्जर्व करना चाहें तो उस रॉड का या उस मेटल का एवरेज अल्फा क्या रहेगा इन टर्म्स ऑफ L1 अल्फा 1 L2 एंड अल्फा 2। फिर से सुनिए इस बात को, जैसे यहां पर जो चेंजेस हैं वो देख लें। चेंज इन फर्स्ट रॉड्स लेंथ इज डेल्टा L1, इसी तरह से चेंज इन सेकेंड rod's length is delta L2 और यहां पर जो चेंज हुआ, चेंज इन लेंथ, वो हुआ मान ले डेल्टा L। ठीक, अब हमसे पूछा गया कि कंडीशन आई कि उतना ही चेंज हो इस रॉड में जितना यहां पर दोनों रॉड्स में मिलकर हुआ, यानी डेल्टा L इज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। अगर ऐसा है तो
इफ, तब हमसे एवरेज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पूछ लिया गया है यहां पर। देखो अब डेल्टा एल आप क्या लिखने वाले हो? डेल्टा एल आप लिखने वाले हो, ये जो टोटल लेंथ है, ये लेंथ इतनी ही ली गई है, L1 प्लस L2 के बराबर है, या यहां ना लिखें, ये आपको गिवन है कि उतनी ही लेंथ ली गई है। देखिए अप्रोक्सीमेटली जो ड्रॉ किया है उसमें भी आपको ये दिख रहा है कि ये जो टोटल लेंथ है थर्ड रॉड की वो L1 प्लस L2 है, कैपिटल L1 प्लस L2 लिख दिया है। तो अब सिर्फ इतना पता लगाना है कि आखिर वो कौन सा मेटल होगा जिसमें ये इफेक्ट पॉसिबल होगा, और फिर उस मेटल का एवरेज अल्फा क्या होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ अल्फा 1 L1 अल्फा 2 L2। तो डेल्टा एल कैसे लिखेंगे? L1 प्लस L2 अल्फा एवरेज डेल्टा टी, ठीक। सेम टेम्परेचर डिफरेंस है, ऐसा पहले बताया गया है, इसको भी डेल्टा टी से हीट किया गया है। डेल्टा टी का टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर भी लगाया गया है। इधर क्या होगा? इधर होगा L1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। तो डेल्टा टी दोनों साइड से कैंसिल। अल्फा की एवरेज वैल्यू आप देखें, L1 अल्फा 1 L2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। ये यहाँ पर लीनियर एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट बना उसका एवरेज वैल्यू होगा, जिससे कि दिस कंडीशन में हो डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। तो ये भी एक एप्लीकेशन है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का। अब देखो नेक्स्ट केस देखें। अगले केस में हम बात करेंगे बाई मेटेलिक स्ट्रिप की, और इसको हम थर्मोस्टेट की तरह यूज करते हैं। देखिए जरा समझें इस बात को। ये भी कंपोजिट रॉड पर बेस्ड या कंपोजिट स्ट्रिप है, तो अलग अलग मेटल्स हैं यहाँ पर। देखो दो अलग अलग मेटल्स की रॉड आपस में ज्वाइन, दो अलग अलग मेटल्स की स्ट्रिप कह लीजिए। मान लेते हैं कि लेफ्ट वाली जो स्ट्रिप है वो कॉपर की है और राइट वाली स्ट्रिप है वो आयरन की है, तो CuFe कॉम्बिनेशन है ये। डेफिनेटली दोनों के अल्फा अलग अलग होंगे। कॉपर का अल्फा लेट अल्फा 2 और आयरन का अल्फा लेट अल्फा 1। तो यहाँ पर कॉपर का जो लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू आयरन के लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट से ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये कम टेम्परेचर इंक्रीज पर ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसका अल्फा ही तो बड़ा होना चाहिए, ठीक। दोनों की लेंथ बराबर है, इनिशियल लेंथ दोनों की सेम है। अब क्या किया गया? अब इसको डेल्टा टी टेम्परेचर से हीट किया गया इस कॉम्बिनेशन को। जैसे ही आप ये कॉम्बिनेशन हीट करोगे वैसे ही यहां पर ये रॉड बेंड कर जाएंगी और देखें किस तरह से बेंडिंग होगी। ये बेंडिंग
भाई हटा दें इसको। ये इस तरह की बेंडिंग होगी और अभी भी जो कॉपर की रॉड है वो बाहर की तरफ है, कॉपर की जो स्ट्रिप लगी है वो बाहर की तरफ है और जो आयरन की स्ट्रिप है वो अंदर की तरफ है। ठीक, ये कॉपर है और ये आयरन है। ठीक है, ये कॉपर स्ट्रिप, ध्यान से समझो। तो आप ये देख रहे हो कि जिस रॉड का या जिस स्ट्रिप का अल्फा बड़ा है वो दूसरी रॉड को कॉनकेव साइड में दबा दे रही है, यानी अंदर की तरफ दबा दे रही है, क्योंकि ये रॉड ज्यादा लेंथ में इंक्रीज कर गई और चूंकि Fe की या आयरन की रॉड पहली रॉड के साथ फिक्स है, वो उतना इंक्रीज नहीं कर पाई, तो ये अंदर की तरफ है ना, कॉनकेव इनवर्ट ओपन होगा। और अगर इसका उल्टा होता तो कॉनकेव आउटवर्ड ये ओपन होता। ठीक, अब इस बात को हम लोग यूज कर लेते हैं थर्मोस्टेट की तरह। जैसे सोचिए आप कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ठीक है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ऐसे आगे ये गया है और अभी ये सर्किट कैसा है, ओपन है। सपोज ये यहाँ से ये बैटरी लगा के एक तो रेजिस्टेंस लगाया जा सकता है ना, लेकिन मेन काम आप देखिएगा कि क्या है। अब क्या है कि अभी ये सर्किट ओपन सर्किट है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये अंदर की तरफ झुकेगा और यहाँ पर जो पहले कोई कनेक्शन नहीं बन रहा था, अब ये वायर इस स्ट्रिप से, मेटेलिक स्ट्रिप से टच कर जाएगा और ये सर्किट पूरा हो जाएगा, ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये ओपन सर्किट है, लेकिन इस केस में नाउ दिस इज अ क्लोज्ड सर्किट, है ना। तो इस बात का यूज हम लोग थर्मोस्टेट्स की तरह कर सकते हैं, यानी टेम्परेचर के इफेक्ट से कनेक्शन को जोड़ना या घटाना। ये काम होता है बाई मेटेलिक स्ट्रिप का। और यहाँ पर पिक्चर में आता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस साइड में आपको बेंडिंग करनी है उसके लेफ्ट साइड में आपको वो मेटल यूज करना पड़ेगा जिसका अल्फा अधिक है, जिसका अल्फा ज्यादा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 यानी डी पार्ट, देखो यहां पर हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पर टेम्परेचर इंक्रीज क्या इफेक्ट शो करता है, ये देखो कोई भी एक सिंपल पेंडुलम है, ये ऐसे, ये एक मेटेलिक वायर है मान लें। अब भाई अगर ये मेटेलिक वायर है तो जिस भी ये मेटल का बना होगा उसका अल्फा भी पिक्चर में रहेगा। और अगर तुमने यहाँ पर हीट एनर्जी सप्लाई कर दी, ठीक, या टेम्परेचर बढ़ाया घटाया, तो इस वायर की जो लेंथ है वो घटेगी बढ़ेगी। भले ही बहुत कम होगा, ये बहुत कम होगा, लेकिन कुछ फर्क तो पड़ेगा। तो अब इस फर्क को हम लोग कैसे एनालिसिस करेंगे? देखो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड दिस इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, अब पूरी बात को हम बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, दिस इज के अंडर रूट एल, क्योंकि 2 पाई अंडर रूट जी ये सब तो कांस्टेंट है। हमको ये देखना है कि टेम्परेचर की लेंथ पर डिपेंडेंसी है या नहीं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर लेंथ ही घटेगा बढ़ेगा। ठीक, तो लिख दिया जाए कि k यहाँ पर 2 पाई अपॉन अंडर रूट जी है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, उससे कुछ लेना देना है नहीं हमारा। ठीक, अब देखो t जो है वो आ गया k अंडर रूट एल। ठीक, नाउ दिस इज, इसको डिफरेंशिएट कर दें
एल के रिस्पेक्ट में dt बाई डी एल, आप इसको लिख सकते थे कि एल की पावर 1/2। तो हम जानते हैं डिफरेंशिएशन में कि डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n अगर लिखना है तो ये हो जाता है n x की पावर n माइनस 1। तो अब dt बाई डी एल लेंथ की पावर है 1/2, हम लोग क्या लिखेंगे, ये 1/2 बाहर आ जाएगा और लेंथ की पावर जो पहले थी उससे 1 यूनिट कम हो जाएगी, तो dt बाई डी एल आ जाएगा k अपॉन 2 अंडर रूट एल। dt बाई डी एल इज k अपॉन 2 अंडर रूट एल। अब देखो यहां पर हम लिख सकते हैं dt अपॉन डी एल इज इक्वल टू k 2 रूट एल, और इधर आ जाएगा dl, या इसी तरफ रखें dt अपॉन dl। अब आप देख रहे हैं ना, टाइम पीरियड को हमने लिखा था k अंडर रूट एल, तो अंडर रूट एल से मल्टीप्लाई कर दें और न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को भी करें, तो आप ये स्टेप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, नाउ k अंडर रूट एल इज नथिंग बट इनिशियल टाइम पीरियड t अपॉन 2l। चेक करो, दिस इज t अपॉन 2l। अब इस रिलेशन से, इसको बहुत ध्यान से समझें, इस रिलेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से लिखा जा सकता है dt अपॉन dl इज इक्वल टू t अपॉन 2 टाइम्स l। ठीक है ना। नाउ dt अपॉन t इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 dl अपॉन l, यानी चेंज इन लेंथ अपॉन l। हम लोग वायर की लेंथ में जो चेंज कंसीडर कर रहे थे, डेल्टा l इज इक्वल टू l अल्फा डेल्टा t, इस तरह से लिख रहे थे। डेल्टा t टेम्परेचर में जो भी राइज था वो था। तो यहां से अगर डिफरेंशियल लेंथ के लिए लिखा जाए, डिफरेंशियल टेम्परेचर लिखा जाए, दोनों एक ही बातें हैं, ये और स्मॉल चेंजेस के लिए है ना। तो ध्यान से देखें, रिजल्ट आने वाला है dl अपॉन l इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा t या अल्फा dt। चेक करिए इस बात, ठीक है। और अगर हम dl अपॉन l को लिख दें अल्फा डेल्टा t अल्फा dt, या फिर 1/2 अल्फा डेल्टा t, तो आप समझो ध्यान से कि जो टाइम पीरियड था उसमें चेंज कितना आया, ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में चेंज कितना आया, अल्फा/2 t इंटू डेल्टा t। ये कैपिटल T टाइम पीरियड के लिए था, और इसको टेम्परेचर चेंज को आप T डैश कह दो, है ना, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है, या स्मॉल t कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कैपिटल T टाइम पीरियड के लिए है, ये टाइम पीरियड है पेंडुलम का, और डेल्टा T डैश ये टेम्परेचर चेंज के लिए, टेम्परेचर इंक्रीज है, ठीक है ना। तो आप यहां पर क्या देख रहे हो कि जो इफेक्टिव कॉफिशिएंट रह गया
वो अल्फा बाई 2 हो गया। क्यों? क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो लेंथ की पावर 1/2 था, तो लेंथ की जो भी पावर यहां पर रहेगी, ठीक, उसी हिसाब से अल्फा भी टाइम पीरियड को चेंज करेगा। ध्यान से देख लें, अगर हम चेंज इन टाइम पीरियड निकालें तो वो क्या आएगा, पुराना वाला टाइम पीरियड मतलब जो ओरिजिनल था इनटू टेम्परेचर डिफरेंस इनटू अल्फा बाई 2, ठीक। यानी लेंथ की जो भी पावर टाइम पीरियड को अफेक्ट करेगी, लीनियर कॉफिशिएंट को उससे मल्टीप्लाई करने पर जो इफेक्टिव कॉफिशिएंट होगा, चाहे वो टाइम पीरियड के चेंज के लिए आए या किसी और प्रॉपर्टी के लिए आए, वो आपको यहां पर मिलेगा अल्फा बाई 2। जैसे कोई और प्रॉपर्टी होगी, किसी और प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम, कोई प्रॉपर्टी होती और उसको हम लिखते k इंटू लेंथ की पावर 5, है ना, तो क्या लिख रहे होते हैं, dp इज इक्वल टू p डेल्टा t, और यहां पर होता 5 अल्फा। ध्यान से देख लें, क्यों? क्योंकि लेंथ की पावर 5 के साथ वो रिलेटेड है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आप समझ रहे हैं इस बात को अच्छे से। जैसे हम स्क्वायर के एरिया की बात करें तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, अगर साइड लेंथ l है तो स्क्वायर का एरिया होगा l स्क्वायर। तो आप देखिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डेल्टा a इज इक्वल टू 2 अल्फा a डेल्टा t, ठीक। और इसी को तो हम कह रहे थे ना बीटा, क्योंकि एरिया के लिए जो कॉफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन था वो बीटा था, और वो लीनियर एक्सपेंशन के कॉफिशिएंट का डबल था। ये बात अभी अभी हम लोग ने प्रूव की है, और यहाँ से भी आ गया कि चूंकि एरिया लेंथ की सेकंड पावर के साथ प्रोपोर्शनलिटी शो करता है, लेंथ की पावर 2 के साथ प्रोपोर्शनलिटी शो करता है, इसलिए यहाँ पर जो एरिया के लिए कॉफिशिएंट आएगा विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, वो कितना होगा, 2 अल्फा होगा, क्योंकि लेंथ तो अल्फा से रिलेटेड है ना। ध्यान रखिए इस बात का, लेंथ अगर अल्फा से रिलेटेड है तो लेंथ की जो भी पावर होगी वो यहाँ पर मल्टीप्लाइड फॉर्म में सामने आ जाएगी, अगर हम उस पर्टिकुलर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी में चेंज की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। अब देखो, इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस, इसको आप प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन। लेकिन यहाँ पर एक रॉड है, और इस रॉड को 2 क्लैंप के बीच में लगा दिया गया। यहाँ पर ये सीमेंट से बना दिए गए हैं, रिजिड क्लैंप है, और ये जो रॉड हमने लगाई है इसका लेंथ L है ना, ये रिजिड सपोर्ट है, रिजिड क्लैंप है। रॉड का जो लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो अल्फा, और यहाँ जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कैपिटल ए। ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अब होगा क्या, जैसे ही हम इस सिस्टम को, इस मेटेलिक रॉड को हीट करेंगे टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T से, उसको हीट सप्लाई करेंगे, वैसे ही इस रॉड की लेंथ थोड़ा बढ़ेगी, और अगर ये रॉड की लेंथ थोड़ा बढ़ेगी तो वो क्लैंप पर फोर्स, प्रेशर एक्सर्ट करेगी। फोर्स या फिर प्रेशर दोनों इंटर रिलेटेड है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज द प्रेशर। तो इस क्लैंप पर डेफिनेटली वो प्रेशर या फोर्स एक्सर्ट करने वाली है, ठीक। अब हम लोग ने यहाँ पर पढ़ रखा है कि
अगर इस मेटल का यंग्स मॉडुलस हमें गिवन है, तो यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस, मैकेनिकल स्ट्रेस या थर्मल स्ट्रेस की बात है, अपॉन स्ट्रेन। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये मैकेनिकल स्ट्रेस नहीं है, यहाँ पर ये थर्मल स्ट्रेस है ना, टेम्परेचर की वजह से ही ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है। तो स्ट्रेस जो है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ए ले लिया है, हमें फोर्स निकालना है, यंग्स मॉडुलस हमें मान लो दिया है, अब कुछ तो दिया ही होगा। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है ना। तो चूंकि हमें अल्फा से रिलेट करना है तो हमें डेल्टा एल अपॉन एल का तो टर्म यहाँ पर मेंशन करना ही है। दिस इज वाई स्ट्रेस जो भी फोर्स हमें कैलकुलेट करना है इस प्रोसेस की वजह से, एंड्स पर जो फोर्स लग रहा है उसकी बात हो रही है, और स्ट्रेन है डेल्टा एल अपॉन एल। फोर्स हम लिख सकते हैं F अपॉन A इज इक्वल टू ए बाई डेल्टा एल अपॉन एल। तो हम जानते हैं कि जो इंक्रीमेंट हुआ डेल्टा एल वो रहा होगा एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, है ना। आराम से इस बात को समझ लें, हर बार लगभग एक ही जैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो नाउ दिस इज फोर्स इक्वल टू ए वाई और डेल्टा एल अपॉन एल को लिखोगे अल्फा डेल्टा टी। तो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द क्लैंप्स इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस के टर्म में ये फोर्स जो रॉड एक्सर्ट कर रही है एंड्स पर या क्लैंप्स पर, वो आप कंसीडर कर सकते हो। F अपॉन A इसी को कहते हैं, अगर थर्मल स्ट्रेस की बात आए तो मैंने बोला है, इसको आप लिख भी सकते हो, दिस इज थर्मल स्ट्रेस। और थर्मल स्ट्रेस किसके बराबर होगी? कई बार ये भी पूछ सकते हैं, थर्मल स्ट्रेस बराबर होगी y इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, दैट इज y इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो ये दोनों तरह की कैलकुलेशन यहाँ पर आपको बता दी गई है। अगर थर्मल स्ट्रेस पूछते हैं तो आप सिंपली F अपॉन A निकालने को कह रहा है वो, ठीक है। तो दिस इज y इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन नंबर F, देखो, चेंज इन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, चेंज इन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर बात करनी है, लेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज m r की पावर t, ऐसे लिख दिया, ठीक। तो अभी तुमको बताया गया कि डेल्टा आई हम लोग कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे t इंटू अल्फा, क्योंकि रेडियस का मतलब लेंथ, लेंथ से ही वो मेजर की जाएगी, t अल्फा आई डेल्टा t, ठीक है। ये पावर t, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो p लिख लीजिए, तो ये p अल्फा हो जाएगा। तो चेंज इन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर डेल्टा आई अपॉन आई पूछता है तो ये होगा p इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। अकॉर्डिंगली आप परसेंटेज चेंज भी निकाल सकते हो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में कितना हुआ,
वो भी अल्फा पर डिपेंड कर जाएगा। तो बहुत इजीली हम ये बात समझ पा रहे हैं कि लेंथ की जो भी पावर उस थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेगी उसको अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इफेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद केविटी का केस देख लें। केविटी इन अ प्लेट, समझ लें इस बात को। जैसे यहाँ पर वी हैव अ मेटेलिक प्लेट और यहाँ एक सर्कुलर केविटी है और फिर टेम्परेचर रेज किया गया, तो ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल है, मतलब बढ़े हुए टेम्परेचर पर। यहाँ से यहाँ तक मान लो हमने जो टेम्परेचर इंक्रीज किया वो डेल्टा टी था। तो अगर इस कैविटी का डायमीटर इनिशियली डी नॉट था और यहाँ पर वो बढ़कर डी हो गया, तो डेफिनेटली कैविटी का डायमीटर अब पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज कर गया होगा। ठीक, इस कैविटी का जो डायमीटर है वो पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज कर गया होगा। और हम लोग यहाँ तक जान सकते हैं कि किस तरह से इंक्रीज किया होगा, अल्फा डेल्टा टी। क्यों? क्योंकि डायमीटर का मतलब लेंथ, लेंथ की पावर 1। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो कोफिशिएंट आएगा इफेक्टिव वो 2 अल्फा या 3 अल्फा ना होकर वो सिर्फ किसके बराबर होगा, वो सिर्फ अल्फा के बराबर होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर किसी प्लेट में इस पे प्लेट में, चाहे वो सर्कुलर प्लेट हो चाहे वो रेक्टेंगुलर प्लेट हो, कोई एक सर्कुलर केविटी है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसका डायमीटर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटाने पर ये थोड़ा सा कम भी हो सकता है। तो दोनों बातें हैं। डेल्टा एल की वैल्यू जैसा कि अभी हम लोग लिख रहे थे, एल अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो फाइनल जो लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है, जैसे जो रेल्स होती हैं रेलवे ट्रैक की, जो पटरियां होती हैं, उनके बीच में कुछ गैप छोड़ा जाता है ना। क्यों? क्योंकि वो जैसे टेम्परेचर बढ़ा, गर्मी के दिन आए तो फिर वो बढ़ती है और टेम्परेचर घटने पर वो सिकुड़ती है, तो थोड़ा बहुत वहाँ गैप मेंटेन किया जाता है। और वो एक इंजीनियरिंग प्रोसेस है, डिटेल में हम लोग तो नहीं जाना, लेकिन फिर भी आप ये बात समझ लें कि रॉड की लेंथ पर टेम्परेचर का हल्का ही सही लेकिन कुछ फर्क तो पड़ता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रॉड की लेंथ पक्का बढ़ने वाली है। अब जैसा कि आपको बताया गया कि एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, उसमें केवल वॉल्यूम एक्सपेंशन मैटर करता है। एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, उसमें भी केवल और केवल लिक्विड का जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो मैटर करता है। मेनली हमें थर्मल एक्सपेंशन पढ़ना था सॉलिड्स के लिए। ठीक है, सॉलिड्स के लिए थर्मल एक्सपेंशन में हम लोग ने थर्मल एक्सपेंशन की डिटेल स्टडी की है, उससे रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थर्मल एक्सपेंशन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, सो दैट ये टॉपिक पूरा का पूरा आपको समझाया जा सके, पूरा का पूरा कंप्लीट किया जा सके। टिल देन आप इन सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। थैंक यू।